पर्यावरण और पारिस्थितिकी, तो उसमें हम पहले क्या देखेंगे, इकोलॉजी। तो प्रकृति में जो जो भी जीवित है उसे क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। विज्ञान की भाषा में जो श्वसन कर सकता है, मतलब सांस ले सकता है, उसे जीव कहते हैं। इस आधार पर सभी जंतु, सभी वनस्पति, सभी सूक्ष्म जीव, ये सब क्या है, जीव है। किन्हीं भी दो जीवों को एक ही जाति तब कहा जा सकता है जब दोनों जीव भिन्न दो शर्तों को पूरा करते हो। पहला क्या हो, कंडीशन, कि वो दोनों जीव आपस में सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो, सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो, कांटेक्ट या कनेक्ट, क्या जो भी कह सकते हैं, वो करते हो और अपनी संतान बना सकते हो। दूसरा, वो दोनों जीव अनुवांशिक गुणसूत्र रूप से समान हो। जीवों का ऐसा समूह जिसमें एक ही प्रकार की जाति हो, उसे जनसंख्या यानी पॉपुलेशन या समष्टि कहते हैं। समुदाय जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव की अनेक जाति का बना होता है। समुदाय क्या जो होता है, वो जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव की अनेक जाति का बना होता है। फिर किसी भी जाति के चारों ओर जो कुछ भी है उसे उस जीव का वातावरण कहा जाता है। वातावरण के जैविक और अजैविक घटक होते हैं। किसी भी जीव के जीवन के लिए उस जीव का वातावरण के जैविक और अजैविक घटक के साथ संबंध और अनैव क्रिया आवश्यक है। क्या बोले, अगर किसी भी जीव को जीवन करना है तो उसे वातावरण के लिए जैविक और अजैविक घटक का संबंध और अनैव क्रिया आवश्यक है। यही संबंध जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इसी संबंध के कारण कोई भी वातावरण इकोसिस्टम में बदल जाता है। यही संबंध है कि जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि इस संबंध के कारण कोई भी वातावरण इकोसिस्टम में बदल सकता है। किसी भी जीव के चारों ओर का वातावरण स्थान जिसमें जीवन संभव हो उसे इकोसिस्टम कहते हैं। अतः इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं। पहला जैविक घटक यानी बायोटिक फैक्टर, यानी समस्त जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव। जैविक घटक में क्या आ जाएगा, समस्त जंतु आ जाएंगे, वनस्पति आ जाएगी, सूक्ष्म जीव आ जाएंगे। और अजैविक घटक में क्या आ जाएगा, वायु, जल, मृदा, प्रकाश, ताप, आर्द्रता। इकोसिस्टम छोटे व बड़े कृत्रिम रूप से प्राकृतिक होते हैं। इकोसिस्टम में छोटे बड़े कृत्रिम व प्राकृतिक होते हैं। तालाब व घर के अंदर बना बाग कृत्रिम इकोसिस्टम का उदाहरण है, तथा जंगल, रेगिस्तान, समुद्र प्राकृतिक उदाहरण है, प्राकृतिक इकोसिस्टम के उदाहरण हैं। ऐसे इकोसिस्टम को जो बहुत बड़े आकार में फैले होते हैं उन्हें बायोम या जियोम कहते हैं। उसके बाद है अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्या होता है, पहले परमाणु होता है। परमाणु यानी एटम। एटम से क्या बनता है, यानी परमाणु से बनता है अणु यानी मॉलिक्यूल्स। उसके बाद बनता है यौगिक, यौगिक से बनता है पदार्थ, पदार्थ से बनती है कोशिका, कोशिका बनता है ऊतक यानी टिश्यू, टिश्यू के बाद बनते हैं अंग यानी ऑर्गन, और फिर बनता है शरीर। शरीर से क्या बनता है, शरीर से बनता है जीवों का समूह यानी एक ही जाति। अब एक ही जाति में देखें तो हम एक ही जाति ना, जीव एक ही जाति, उससे ही जनसंख्या बनती है। और जो फिर जीवों का समूह अलग अलग जाति का होता है उससे समुदाय यानी अजैविक घटक बनते हैं। फिर इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम के बाद एक बड़ा जियोम बनता है, ठीक है, जिसे इकोसिस्टम बड़ा बिग इकोसिस्टम कहा जा सकता है, बायोम या फिर। और फिर बनता है जीवमंडल, जीवमंडल से बनती है पृथ्वी, पृथ्वी से बनता है घर, ग्रह, ग्रह से बनता है सौर परिवार, सौर परिवार से आकाशगंगा, और आकाशगंगा से ब्रह्मांड। क्या बनता है, ब्रह्मांड। अब उसके बाद जो है ना, जीवों का एक ही जाति की संख्या होती है, बहुत सारे लोग हैं तो वो जनसंख्या बन जाता है। जीवों का समूह अलग अलग जाति का होगा तो वो समुदाय कहलाएगा। और फिर जीव में जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव आते हैं। बायोम, बायोम की वह विशेष बात जो कि बायोम एक निश्चित जलवायु रखता है। पृथ्वी पर सभी उपस्थित बायोम मिल जाए तो जीवमंडल का निर्माण होता है। जीवमंडल की सबसे छोटी इकाई पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम होती है। जैविक समुदाय में जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय और सूक्ष्म जीव समुदाय आते हैं। उसका समुदाय में अनेक जाति के जीव पाए जाते हैं। यदि समुदाय में केवल जंतु ही अनेक जातियों के हों तो इसे जंतु समुदाय कहते हैं।
और यदि इनमें केवल वनस्पति की अनेक जातियाँ हों तो इन्हें वनस्पति समुदाय कहते हैं। इनमें केवल सूक्ष्म जीव की अनेक जातियाँ हों तो इसे जंतु समुदाय, पादप समुदाय, सूक्ष्म, तीनों को मिलाकर जैविक समुदाय कहा जाएगा। क्या बोल रहा है देखो, समुदाय में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर केवल जातियाँ पाई जाए जंतु की तो वो क्या होगा, जंतु समुदाय। अगर उसमें वनस्पति पाई जाए तो वनस्पति समुदाय होगा, और उसमें केवल सूक्ष्म जीव पाए जाए तो इसे सूक्ष्म जीव समुदाय कहा जाएगा। लेकिन अगर जंतु समुदाय प्लस पादप समुदाय प्लस सूक्ष्म समुदाय ये तीनों मिल जाएंगे तो इससे जैविक समुदाय का निर्माण होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं अजैविक घटक और जैविक घटक। अब अजैविक घटक में क्या आएगा, वायु, प्रकाश, ताप, मृदा, जल आएगा, और जैविक घटक में जंतु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव आएंगे। और इससे जो जल से है ना, ये जैविक समुदाय इन दोनों को रिलेट करता है। फिर जीव स्वपारिस्थितिक करके इन दोनों को रिलेट करता है। किसी जीव का उसके वातावरण के जैविक घटक और अजैविक घटक के साथ जो संबंध पाया जाता है उस संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। जीव का उसके वातावरण के जैविक घटक और अजैविक के साथ जो संबंध पाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है, स्वपारिस्थितिक यानी ऑटो इकोलॉजी, खुद से। इस अध्ययन में जीव को उसके वातावरण के साथ किया जाता है। इसका अध्ययन कैसे करेंगे, जो जीव का वातावरण होगा उसी के साथ होगा। फिर समपरिस्थिति, सिंक्रो इकोलॉजी, इसमें क्या होता है, पूरे समुदाय का उसके वातावरण के साथ अध्ययन किया जाता है। स्वपारिस्थितिकी होगा यानी एक जीव है उसके वातावरण के साथ जो भी उसका खुद का वातावरण उसके साथ किया जाता है। लेकिन समपारिस्थितिकी में क्या होगा, पूरे समुदाय का उसके साथ वातावरण के साथ उसका संबंध अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है जैविक घटक, अजैविक घटक। देखो, इकोसिस्टम होता है, बायोम होता है, फिर बायोस्फीयर होता है। अब इसी से क्या होता है, बायोम में जलमंडल होता है, स्थलमंडल होता है और वायुमंडल होता है बायोम में। अब बायोस्फीयर में देखो हमने क्या देखा, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तीनों का अलग अलग जीवन संभव नहीं। स्थलमंडल, वायुमंडल, तीनों अलग अलग जीवन नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये तीनों अलग अलग हो, जैविक और जैविक घटकों का निर्माण होगा ही नहीं, इनको साथ आना पड़ेगा। जीवन के लिए जैविक और अजैविक घटक का होना आवश्यक है। वो तभी संभव है जब स्थलमंडल, वायुमंडल और जल तीनों मिलकर एक हो जाएंगे तब। अब इकोसिस्टम यह जैविक और अजैविक घटक का बना होता है। फिर यह स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का बना होता है। इकोसिस्टम, ये क्वेश्चन पूछा क्या है, ये क्वेश्चन है इकोसिस्टम क्या होता है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, जैविक और अजैविक घटक का बना होता है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल से बना होता है। इकोसिस्टम में जैविक अजैविक घटक के साथ परस्पर संबंध होता है। समुदाय, समुदाय क्या होता है, इकोसिस्टम का जैविक घटक होता है। अंततः समुदाय को इकोसिस्टम बदलने के लिए जैविक घटक मिलाया जाता है। इकोलॉजी वर्ल्ड ग्रीनले यानी हैकल, फिर फादर ऑफ इकोलॉजी ये रीडर और ऑडम। फिर फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इकोसिस्टम वर्ल्ड गिवन बाय टेंसले के अनुसार दिया गया था। अब जनसंख्या क्या होती है, डिम्स यानी लोकल पॉपुलेशन, फिर दूसरा सिस्टर पॉपुलेशन, फिर मेटा पॉपुलेशन। अब उसके बाद ये डायग्राम है, डिम्स पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद डिम्स पॉपुलेशन है, सिस्टर पॉपुलेशन ऊपर इन दोनों के बीच का है। इंडिया की पॉपुलेशन, मेटा पॉपुलेशन देख लेना है डायग्राम। किसी निश्चित स्थान या भूभाग पर लंबे समय तक पाए जाने वाले एक ही जाति के जीव स्थान को डिम्स कहते हैं। क्या बोले, निश्चित स्थान यानी एक निश्चित प्लेस हो गया, भूभाग हो गया, वहीं पर बहुत टाइम पीरियड से रह रही है, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा, ड्रीम्स कहा जाएगा ऐसे जीव को। फिर अगला बोल रहा है, दो अलग अलग भूभागों में टीम्स के सदस्य आपस में एक दूसरे को सिस्टर पॉपुलेशन कहलाते हैं। देखो, दो अलग अलग भूभाग हैं और वो टीम्स के सदस्य, मतलब लंबे समय से वही दे रहे हैं।
लेकिन फिर वो जो एक दूसरे को क्या कहेंगे, सिस्टर पॉपुलेशन, ये हमारा भाई बहन चारा वाला टाइप का हो गया। उसके बाद दो अलग अलग ड्रीम्स के कुछ सदस्य दोनों ड्रीम्स के मध्य वामनशील होते हैं, जिससे दोनों ड्रीम्स का आपस में संबंध बना होता है। ऐसे सदस्यों को मेटा पॉपुलेशन कहते हैं। अब जीन में क्या होता है, लक्षण। फिर जीन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इस जीन में परावर्तन उत्परिवर्तनवाद बहुत सालों में होता है। तो ये क्या होता है, वातावरण, रसायन और नए लक्षण क्या है। बाहरी लक्षण यानी फिनोटाइप और आंतरिक लक्षण यानी जीनोटाइप। बाहरी लक्षण किसे बोलेंगे, फिनोटाइप, जो बाहर से हम ग्रहण करते हैं, और आंतरिक जो हमें जीन से प्राप्त होने, जीनोटाइप कहा जाएगा। उसके बाद है इकोलॉजी बायोटाइप। तो इसको देखते हैं, ठीक है। अस्थायी क्या है, भौगोलिक वातावरण परिस्थितियों में अलग अलग लंबे समय में अस्थायी हो सकता है। फेनोटाइप चेंज व जीनोटाइप के समान होता है, तो जीन जनन संभव हो जाता है। फिर इकोलॉजी टाइप, इसमें क्या होता है, ये स्थायी होता है और अनुक्रमणी होता है। इसमें भौगोलिक वातावरण की स्थिति अलग अलग होती है, बहुत लंबे समय तक की। फिर फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों बदल जाते हैं, तब जैनिक जनन संभव होता है। फिर उसके बाद बी वाला क्या होता है, बायोटाइप, यानी स्थायी अनुक्रमण होता है। ये भौतिक वातावरण वर्णिंग परिवावरण अलग अलग होता है, बहुत ज़्यादा समय लंबे तक, हजारों साल तक। फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल जाते हैं, तब जनन असंभव हो जाता है। उसके बाद ECDS क्या है, एक ही जाति के जीव जो लंबे समय तक अलग अलग भौगोलिक वातावरणीय परिस्थितियों में रहने के कारण उनके बाहरी लक्षण फिनोटाइप में बदल जाते हैं। एक ही जाति के जो दो अलग अलग एडवर्सरी पड़े बने, तो उनके जो बाहरी लक्षण होंगे ना, वो बदल जाते हैं। जो बाहरी लक्षण उसे फिनोटाइप कहा जाता है, लेकिन आंतरिक लक्षण जो समान रहते हैं उन्हें क्या कहता है, जीनोटाइप। ये ऐसे जीवों को ECDS कहा जाता है। इन जीवों को पुनः उन्हीं परिस्थितियों में रख दिया जाए तो उनके अंदर होने वाली बाह्य परिवर्तन पुनः ही वैसे हो जाएंगे जैसे पहले थे। अतः ये परिवर्तन अस्थायी और उत्क्रमणीय होते हैं। फिर इकोटाइप, फिनोटाइप व जीनोटाइप दोनों बदल जाते हैं, लेकिन जनन की क्षमता अभी भी पाई जाती है। अभी इकोटाइप अपनी मूल जाति की एक उप प्रजाति होती है। अतः इकोटाइप अपनी मूल जाति की एक उपजाति होती है। ये परिवर्तन स्थायी और अनुक्रमणीय होता है। फिर अनोनिक्रिया में क्या होता है, धनात्मक अनुक्रिया, ऋणात्मक अनुक्रिया और उदासीन अनुक्रिया। इसमें क्या है, एक सेकेंड, दो जातियों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध जिसमें एक ही जाति को फायदा हो और दूसरी जाति को अप्रभावित रहे, ठीक है। तो धनात्मक हो जाएगा ये। फिर अनोन क्रिया क्या होती है, धनात्मक क्रिया और अनंत। अब इसमें होता है धनात्मक अनुक्रिया और ऋणात्मक क्रिया। तो धनात्मक क्रिया में तीन प्रकार के होते हैं। एक को फायदा होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता है, तो कॉमन सेल्सर होती है, यानी सहभोजिता होता है। एक को फायदा और दूसरे को कुछ भी नहीं होता। फिर दूसरों को धनात्मक, दोनों प्लस हो रहे हैं। इसमें क्या होगा, प्रोटोक्रॉपरेशन होता है। इसमें क्या होता है, प्राक सहयोगिता होती है। ये अनिवार्य विकल्पी अस्थायी होता है। फिर तीसरा क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। ये सहजीवी सहकारिता है। म्यूटेशन जिम सेनोन बायोसिस होता है। इसमें अनिवार्य अविकल्पी स्थायी होता है। उसके बाद जो ऋणात्मक अनुक्रिया होती है, इसमें प्लस माइनस दोनों को माइनस होता है, यानी प्रतिस्पर्धा, ठीक है। दूसरा जो होता है, एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, तो इसमें शोषण होता है। तो जो पहले, इसमें भी दो टाइप होते हैं। एक तो ए बी होता है, ए बी, एक को क्या होगा, मतलब उसको नुकसान होगा, वो बड़ा होगा, जो बड़ा उसको नुकसान होगा, जो छोटा होगा उसे फ़ायदा होगा। इसे परजीवी कहेंगे। दूसरा, इसी में शोषण में एक टाइप, शोषण में दूसरा प्रकार क्या होता है कि ए और बी है, तो ए को फ़ायदा होगा, जो छोटा होगा उसको नुकसान होगा, और जो बड़ा है उसे फ़ायदा होगा, तो ये परभक्षी कहलाता है। फिर होता है अगला जो होता है, इसमें क्या होता है, -0, तो उसमें एक को तो नुकसान हो रहा और दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ये एमेसिनिज्म है। इसमें एंट्रोबायोटिक, जैसे जंतु है, तो एक को कुछ भी नहीं हो रहा और एक को नुकसान हो दूसरे जंतु को,
फिर एनेटिक पैंथली है, जिसमें क्या होता है, ए भी है, तो प्लांट कुछ भी नहीं हो रहा और दूसरे को नुकसान हो रहा है। और छठा जो होता है वो क्या होता है, एमेंसिलिज्म। तो इससे क्या होता है, जब दो जातियों के बीच ऐसा संबंध है जिसमें एक जाति को हानि हो, दूसरी जाति को कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इस संबंध को एमेंसिलिज्म कहा जाता है। इस संबंध में एक जाति के जीव को कुछ रसायन पदार्थ निकालते हैं और अन्य जाति के जीव पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। यह संबंध दो प्रकार का होता है। एंटीबायोटिक, ठीक है, इसमें दोनों को इसमें क्या होता है, एक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और एक को एक को नुकसान हो रहा है। फिर एनलोपैंथी, इसमें क्या होता है, जैसे प्लांट है तो प्लांट को कुछ नहीं हो रहा लेकिन दूसरों को क्या हो रहा है, नुकसान होता है। तो जो ये वाला है ना एंटीबायोटिक, इस संबंध में रसायन से जंतु निकलते हैं और अन्य जंतुओं पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। जैसे तालाब और नदियों में BGA ब्लड ग्रीन कैटेगरी नील हरित सवाल पाई जाती है, जिसके द्वारा होडेस अमीन नाग पक्षी रासायनिक पदार्थ निकलते हैं और तालाब में पाए जाने वाली मच्छियों पर मछलियों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, एल्डोनोपैंथी। इस संबंध में एक वनस्पति से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो दूसरी जाति के वनस्पति पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल, सूरजमुखी, तुलसी जो और रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो इनके आसपास उगने वाले जंगली पेड़ पौधों को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल क्या है, एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कुछ, कि कुछ जीवाणु या कुछ विषाणु यानी बैक्टीरिया और कवक से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो अन्य जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं या उन्हें मार देते हैं। एंटीबायोटिक दवा इसी सिद्धांत पर काम करती है। फिर पेनिसिलियम नेटम, ये एक प्रकार का कवक होता है जिसमें पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा प्राप्त होती है। फिर शोषण में क्या आएगा, एक्सपोलिटेशन। शोषण में दो होता है, एक परजीवी और एक परभक्षी। जो परजीवी होता है ना, जो परभक्षी होता है वो पैरासाइट होता है, यानी जो प्लस होगा जिसको फायदा होगा छोटा होगा और जिसको नुकसान होगा बड़ा होगा। तो परजीवी है ना, इसमें क्या होगा, तो इसको हम देख लेते हैं, इसमें बहुत सारा दे रखा है, ठीक है, एक सेकेंड। परजीवी, तो परजीवी में क्या होता है, इसमें नुकसान होने वाला जीव बड़ा होता है तथा जिसे लाभ होता है और जिसे लाभ होता है वो छोटा होता है। बड़े को नुकसान होता है किसे, परजीवी हो, क्योंकि वो भाई बड़ा है ना। मच्छर मक्खी मनुष्य में कई प्रकार के रोग कर देते हैं, बदले में इन्हें पोषण मिलता है। दोनों मनुष्य की बाह्य सतह पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य परजीवी कहते हैं। ये पानी के अंदर एंटी अमीबा हाइड्रोजन में पाया जाता है। ये गंदे पानी की तरह मनुष्य में प्रवेश करके मनुष्य के शरीर में आश्रय ले लेता है और यहाँ से पोषण प्राप्त करता है और मनुष्य में दस्त डायरिया हो जाता है। इसी कारण से इसे अंतः परजीवी कहते हैं। अब देखो इसका डायग्राम भी दे रखा है। जड़ होता है मूल और रेबवेशिया पूर्ण मूल परजीवी होता है। तो इसमें जाइलम पानी नीचे नीचे के ऊपर जाता है और तना होता है। फिर फोलम होती है, भोजन ऊपर जाता है, भोजन ऊपर चूषण में होता है। फिर पत्ती होती है, पर्णहरित क्लोरोफिल होती है। एग्जाम्पल, पौधों की पत्ती हरण का पर्णरहित क्लोरोफिल पाया जाता है। जब इसके ऊपर प्रकाश गिरता है तो पत्तियों में भोजन का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जानवर पर्णरहित या क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण से जानवरों को भोजन के दूसरों पर निर्भर पड़ता है। पेड़ पौधे जड़ों से मृदा से पानी अवशोषित करते हैं। ये पानी जाइलम के द्वारा जड़ों की पत्ती तक पहुंच जाता है, जबकि पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम के द्वारा पत्तियों की जड़ों तक आ जाता है। इस कारण पौधों में जाइलम फ्लोएम संवहनी उत्तक कहते हैं, जबकि यही कारण मनुष्य में रक्त करता है। इस कारण मनुष्य में संवहनी उत्तक होता है। अमलबेल एक ऐसा पौधा होता है जहाँ केवल तना पाया जाता है। इस कारण अमलबेल भोजन और पानी के लिए आवश्यकता के लिए है।
अमरबेल भोजन और पानी की आवश्यकता के लिए है। अन्य पेड़ पौधों के तने में प्रवेश करके उनके जाइलम फेलम में प्रवेश कर जाते हैं। इसी कारण अमरबेल को पूर्व स्तंभजीवी परजीवी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार रेफ्लेशिया दूसरे पौधों की जड़ों पर पाया जाता है। इस कारण इसे पूर्ण मूल परजीवी कहा जाता है। इधर का हम दूसरा देख लेते हैं, क्या है परभक्षी। इसमें क्या होता है, जो बड़ा होता है ना उसको फायदा होता है, छोटे नुकसान। इस प्रकार शोषण बड़े जंतु को क्या होता है, फायदा होता है और छोटे जीव को नुकसान होता है। ऐसे जंतु वनस्पति के अन्य जंतुओं को जीवित खा लेते हैं, इन्हें परभक्षी कहा जाता है। जैसे अजगर, गिद्ध, शेर, कीटभक्षी यानी मांसाहारी पादप। उसके बाद क्या, कीटभक्षी ऐसे पौधे जो कि कीटों को जिंदा ही खा जाते हैं, जैसे कीटभक्षी, मांसाहारी पौधे इत्यादि। उसके बाद है ड्रोसेरा। एग्जाम्पल क्या है, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेप्थनीस। ठीक है, पौधा, पत्ती, भोजन, प्रकाश, संश्लेषण। उसके बाद पॉजिटिव इंट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, सहभोजिता, कॉमन सेलिज्म। इसमें एक को फायदा होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ऑर्किड वनस्पति, वायु जड़े, नामी H2O, अधिपादप। इसमें वनस्पतियाँ प्लांट किसी अन्य वनस्पति के ऊपर पाए जाते हैं और इस कारण ऐसे प्लांट को अधिपादप या फिर एपीपैथेट कहते हैं। ये ऐसी जगह पाए जाते हैं जहाँ पर वातावरण में नमी ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट पाए जाते हैं। इस कारण छोटे आकार के पेड़ पौधे को सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं हो पाता। इस कारण छोटे पेड़ पौधों को बड़े बड़े पौधों की शाखा पर लग जाते हैं। जैसे चिड़िया जंतु बैठी हुई है। दूसरा अधिक जंतु। जब जंतु किसी अन्य वनस्पति प्लांट जंतु के ऊपर पाए जाते हैं तो इसे अधिक जंतु यानी इपीजोन कहते हैं। जैसे चिड़िया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कुछ पेड़ पौधों अपने तने में वृद्धि करके बड़े बड़े पौधे के तने पर ऊपर लिपट कर नीचे आ जाती है। इससे उनको सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। इसे कटहलताए कहते हैं। ये देखो कटहलताए, अब मतलब एक बेल है उसी के आसपास लिपटे रहती हैं। फिर उसके बाद होता है प्राक सहभोजिता, प्रोटोक्रॉप इरेक्शन, यानी दोनों को फायदा होता है। ये संबंध दोनों जातियों के लिए लाभदायक होता है। लेकिन जब ये दोनों जीव अलग अलग होते हैं तब इन दोनों के जीवों का जीवन अस्तित्व में होता है। समुद्र में छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती हैं जो बड़ी मछलियों पर जमा गंदगी को खाकर बड़ी मछलियों पर इस भार को कम कर देती हैं। बदले में पोषण मिल जाता है इससे। इस कारण मछलियाँ ड्रीमर फिश कहा जाता है। किसको, मछलियों को। फिर सहजीवी क्या होता है, म्यूटुलिज्म क्या होता है वो देखेंगे। म्यूटुलिज्म यानी C2O + H2O मिलकर क्या बनते हैं, पर्णहरित, क्लोरोफिल। इसमें क्या होता है, फिर सनलाइट पड़ती है, इससे भोजन मिलता है। इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब शैवाल होता है, शैवाल क्या होता है, पर्णहित पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, स्वभोषी होते हैं। सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है। अध्ययन एक एनग्लोजी है। फिर कवक फंदुल यानी नहीं होता है, इसमें पर्णहित नहीं पाया जाता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, नहीं होती है। फिर उसके बाद परपोषी होता है, ये परपोषी होता है। काइटिन होता है। कवक का शरीर जो होता है ना वो कवक जाल माइसिलियम होता है। जल और या फिर CO2 को अवशोषण की क्षमता होती है। अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। सहजीवी एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जातियों एक दूसरे के जीवन के लिए आश्रित होती हैं। सहजीवी क्या होता है, एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दोनों जातियाँ एक दूसरे पर जीवन के लिए आश्रित होती हैं। हमेशा साथ साथ पाया जाना दोनों के जीवन के आवश्यक है।
अतः वह अविकल्पी होता है। उदाहरण के लिए लाइकेन, माइक्रोजा, लेमून, पादप, मूंगे की चट्टान। फिर लाइकेन जो होता है ना, वो सूखे इलाके में पाया जाता है, जैसे कि रेगिस्तान और फिर बर्फीले इलाके में, और जहाँ पे जल की कमी होती है ना, वहीं पे लाइकेन पाया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें शैवाल जो एल्गी होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पनपता है। दूसरा जो होता है कवक यानी फंगस, ये जो होता है ना, वो CO2 + H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और यानी जल का जब अवशोषण होता है ना दोनों का मिलने से, तब कवक पनपता है। उसके बाद जो कवक और शैवाल इन दोनों के मिलने से लाइकेन बनता है। ठीक है, लाइकेन कवक और शैवाल की भी सहजीवी का सर्वोत्तम उदाहरण है। कवक यानी फंगस वायुमंडल को CO2 + H2O को लेकर शैवाल यानी एल्गी को दे देता है। इसके द्वारा शैवाल प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बना लेता है। लाइकेन टुंड्रा प्रदेशों में सर्वाधिक पाया जाता है। लाइकेन H2O के प्रति अति संवेदनशील होता है। लाइकेन जो होता है वो H2O के प्रति अति संवेदनशील होता है। इस कारण लाइकेन वहाँ नहीं पाए जाते हैं जहाँ पर H2O यानी सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है। इसी कारण लाइकेन को वायुमंडल प्रदूषण का जैव संकेतक कहता जाता है। उसके बाद है माइकोराइजा। ये क्या होता है? माइको प्लस कवक यानी कवक जाल, और माइसिलिसिन, इससे क्या होता है? पानी का अवशोषण होता है। राइजोरूट। फिर भोजन देखो, कवक जाल होता है, ऊपर जाता है स्टेम तना पे, इससे भोजन बनता है। उसके बाद माइकोराइजा जो होता है ना, कवक तथा कुछ पादपों की जड़ों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध होता है। माइकोराइजा कवक तथा कुछ पादपों की जड़ों के बीच पाया जाने वाला सहजीवी संबंध इन दोनों के बीच में। फिर कुछ उच्च पादपों की जड़ों में मूल रूप नहीं पाए जाते हैं। इसका अर्थ है कि भूमि से इसका पानी का अवशोषण नहीं करता है। फिर लेग्यूम क्या होता है? पेड़ पौधों के लिए अति आवश्यक है। तो लेग्यूम जो पौधे होते हैं, फलीदार मटर फल होते हैं। इसमें क्या होता है? जो जड़ें होती हैं ना, उसमें गांठ बन जाती है। तो जैसे उदाहरण क्या है? बैक्टीरिया जीवाणु, उदाहरण राइबोस। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये इसमें क्या N2 + X2 होता है, तो ये नाइट्रोजन की यौगिक है। लेग्यूम पौधे मटर की जड़ों में पाए जाने वाली गांठों नाइट्रोजन को स्थिरीकरण या यौगिक करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, जो वायुमंडल N2 को ग्रहण करके उसे N2 यौगिक में बदलते हैं। लेकिन पौधे प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल N2 को ग्रहण नहीं कर सकते। इसके बाद इकोसिस्टम। ये क्या होता है? जैविक और अजैविक घटक से मिलकर बनता है। इकोसिस्टम ये जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बनता इकोसिस्टम यानी जैविक घटक में जंतु, प्लांट और माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, और अजैविक घटक में वायु, जल, मृदा, ताप, वर्षा आदि होती है। इकोसिस्टम के जैविक घटक। इकोसिस्टम में जैविक घटक भोजन की आवश्यकता के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी कारण जैविक घटक में आने वाली सभी जीव एक श्रृंखला या चेन के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, क्योंकि यह चेन भोजन के आधार पर बनी होती है। इसलिए इस चेन को फूड चेन भी कहा जाता है, यानी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। फूड चेन के प्रत्येक स्तर को पोषक स्तर पर ट्रॉफिक फ्यूल कहा जाता है। फिर फूड चेन की शुरुआत उत्पादक से बन जाती है। किससे? उत्पादक से बन जाती है। इकोसिस्टम के ऐसे जीव जिन्हें प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाने की क्षमता पाई जाती है, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। उत्पादक किसे कहते हैं? जो अपना खुद का भोजन बना सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। इकोसिस्टम के ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपने भोजन को दूसरे के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। मतलब खुद नहीं बना सकते, दूसरों का भोजन बनाया तो खा लेंगे, उन्हें क्या कहेंगे? कंज्यूमर, यानी बना बनाया खा लिया। फिर जो प्राथमिकता से लेकर चतुर्थ उपभोक्ता हो सकते हैं। अब इसके बाद डायग्राम है, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा।
देखो, उत्पादक है यानी स्वपोषी। उसके बाद अगर हम देखें, स्वपोषी होते हैं और एक परपोषी होते हैं। जो परपोषी में होते हैं ये 3 होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पोषक स्तर होता है, फिर द्वितीयक उपभोक्ता स्तर थर्ड होते हैं, और फिर जो तृतीय होते हैं वो पोषक फोर्थ होते हैं। और पहला स्तर क्या होता है, जो उत्पादक बनाते हैं। तो उत्पादक या स्वपोषी होते हैं। उसके बाद भोजन बनाते हैं। भोजन जैसे वनस्पति, ठीक है, तो सनलाइट बनती है, इसके कारण बनता है। फिर शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी जैसे चूहा, चूहा क्या होता है, शाकाहारी होता है। उसके बाद मांसाहारी, मांसाहारी यानी बिल्ली। उसके बाद सर्वाहारी यानी उच्च स्तर का मांस यानी शेर या मनुष्य। एनर्जी फ्लो या फिर ऊर्जा प्रवाह या फिर लिंडमैन का 10% नियम। इसमें क्या कहा जाता है कि उत्पादक है तो भोजन खाता है। जैसे उत्पादक है तो शाकाहारी उत्पादक की प्रथम श्रेणी, मांसाहारी पहली श्रेणी मतलब दूसरी श्रेणी, और सर्वाहारी तृतीय श्रेणी। इसमें जो भोजन होता है ना वो 10% होता है, यानी 10% ऊर्जा मिलेगी, और फिर वो जाके वो उसका एक हो जाता है, उधर भी एक होता है। 90% ऊर्जा और 10% शेष बचती है। जो थर्ड इस पर जाते हैं वहाँ पे भी 90% खत्म हो जाती है, 10% शेष बचती है। 9% यूज़ होता है ऊर्जा, मतलब 100 ऊर्जा है ना, तो उसमें से 90% वो खुद यूज़ कर लेगा, और 10% शेष बचाता है वही आगे जाती है। इस नियम के अनुसार फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% होता है। प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा कार्यों में खर्च हो जाती है। इस कारण एक स्तर से दूसरे स्तर पर केवल 10% ऊर्जा दी जा सकती है, अर्थात ऊर्जा का प्रवाह केवल 10% पर ही होता है। अब कुछ बातें नोट कर लेते हैं कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जैसे उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। नियम के अनुसार इकोसिस्टम के सबसे ताकतवर जीव उत्पादक या प्लांट होते हैं तथा सबसे दुर्लभ जीव अंतिम उपभोक्ता होता है। सबसे दुर्लभ जीव अंतिम उपभोक्ता होता है। फिर खाद्य पिरामिड, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर को संख्या, भार, ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। एक पिरामिड नुमा आकृति प्राप्त होती है, इसे खाद्य पिरामिड या फूड पिरामिड कहा जाता है। फिर नोट क्या है, जैव संख्या या जैव भाव के पिरामिड को उल्टे व सीधे दोनों प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन जैव ऊष्मा के पिरामिड केवल सीधे होते हैं। पिरामिड में हमेशा सबसे नीचे उत्पादक को रखा जाता है। उत्पादक कहाँ होगा, सबसे नीचे इस वाले स्टाइल में। पादक प्लवक, जिसमें पादक प्लवक से जंतु बनेंगे। पादक प्लवक से जंतु, प्लवक, फिर छोटी मछली, उसके बाद बड़ी मछली, वृक्ष यानी चिड़िया, परजीवी। खाद्य पिरामिड, जैव संख्या पिरामिड जो होगा वो सीधा पिरामिड बनेगा, सीधा और उल्टा बनेगा दोनों। जैव वाला जो होगा वो उल्टा बन सकता है, सीधा बन सकता है। जैव पिरामिड जो होगा वो सीधा बनेगा, उल्टा दोनों बन सकता है। लेकिन जो ऊर्जा के पिरामिड होंगे ना वो हमेशा सीधा बनेगा, सीधा पिरामिड बनेगा। उपभोक्ता यानी उपभोक्ता में 2 टाइप है, बृहत उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। जो बृहत उपभोक्ता है उसमें प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, और लघु उपभोक्ता में अपघटक आते हैं। इकोसिस्टम के ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते अथवा अपना भोजन मध्य शरीर से प्राप्त करते उसे लघु उपभोक्ता कहते हैं। लघु उपभोक्ता मध्य शरीर में पाए जाने वाले जटिल कार्बनीय पदार्थों को अपघटन कर देते हैं, इसलिए इन्हें अपघटक कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन मध्य शरीर से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है। उदाहरण के लिए सभी बैक्टीरिया, कुछ कवक यानी एमिंटोमाइसिटनीज, फिर खनिज मृदा में मिलकर वनस्पति की तरह मृदा को अवशोषित कर लिए जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के द्वारा अंतिम उपभोक्ता में आ जाते हैं। खनिज मृदा में मिलकर वनस्पति के द्वारा मृदा से अवशोषित कर लिए जाते हैं और खाद्य श्रृंखला के द्वारा अंतिम उपभोक्ता में आ जाते हैं। मरने के बाद पुनः अपघटन की क्रिया के द्वारा
ये मृदा में आ जाते हैं और इस प्रकार खनिज चक्र चलता रहता है। फिर दूसरा क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा जो होता है वो एक दिशीय होती है। खनिज लवण जो होता है वो चक्रीय होता है। फिर बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। इकोसिस्टम के जैविक घटक में जंतु और वनस्पति और सूक्ष्म जीव की अनेक जातियां पाई जाती हैं। अर्थात इकोसिस्टम में जातियां विविधता भी पाई जाती है। इस जाति विविधता को बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। बायोडायवर्सिटी क्या होता है, इकोसिस्टम के जैविक गुण में जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव अनेक जातियां पाई जाती है, मांडियां पाई जाती हैं। इनमें जो विविधता, डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसी को क्या कहा जाता है, जाति विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन वर्तमान में इसका दायरा बढ़ गया है। वर्तमान में बायोडायवर्सिटी निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं जाति विविधता। जाति विविधता में वनस्पति की अनेक विविधता पाई जाती है, सूक्ष्म जीव की अनेक जातियाँ होती हैं, जंतु में अनेक जातियाँ होती हैं, यानी वनस्पति में भी होती है, सूक्ष्म जीव में भी होती हैं और जंतु में भी होती हैं। अब जैसे वनस्पति में देखें तो हम दिख रही हैं, सूक्ष्म जीव में छोटे छोटे से जो जीव होते हैं। उसके बाद जंतु में शेर, भालू, मनुष्य, हाथी। उसके बाद देखें तो अब झील होती है, झील में जलीय वाले होते हैं। फिर मैदान में स्थलीय इकोसिस्टम होता है, पर्वत में होते हैं। फिर दूसरे में अगर हम देखें तो वातावरणीय होती है, वातावरण जो दिखता है। उसका तीसरा जो होता है वो जीव में विविधता होती है, जिसमें हरा जीन, काला जीन होता है, यानी साफ, हरा और काला। फिर बोल रहे बायोडायवर्सिटी में जाति विविधता, जीनियस विविधता, वातावरण विविधता तीनों में शामिल किया जाता है। उसके बाद देखो जो हमारा है ना वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो निम्न अक्षांश होते हैं ना वहाँ पर औसत वर्षा 150 होती है और औसत ताप 16 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है। तो उष्णकटिबंधीय में सर्वाधिक ताप होता है, यानी प्रकाश ज़्यादा प्राप्त होता है, वर्षा ज़्यादा होती है, वनस्पति ज़्यादा होती है, जंतु की जातियाँ ज़्यादा पाई जाएंगी और वनस्पति जंतुओं की जातियाँ ज़्यादा होंगी, इससे बायोडायवर्सिटी ज़्यादा होगी। जाति विविधता अलग अलग जातियों में, जाति विविधता में अलग अलग जाति के बीच विविधता देखी जाती है, जबकि जीनी विविधता में एक ही जाति के बीच पाई जाने नस्लों के बीच की विविधता देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर हम देखें तो निम्न अक्षांश से उच्च आसान की ओर जाने वाले पर बायोडायवर्सिटी कम होती है, अतः भूमध्य रेखा पर बायोडायवर्सिटी ज़्यादा और ध्रुवीय क्षेत्र में बायोडायवर्सिटी कम होती है। उसके बाद है पर्वत और घाटियाँ। पर्वत उच्च चोटी पर यानी पानी की उपलब्धता कम होगी, वनस्पति कम होगी, जंतु जनजातियाँ कम होंगी, बायोडायवर्सिटी भी कम होगी। ऊंचाई पर जाने पर जल की उपलब्धता कम होने के कारण बायोडायवर्सिटी कम होती है। स्थल में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल एरिया में होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है। इस कारण से यहाँ वनस्पति के वनस्पति के जंगल बन जाते हैं। इसी कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर पानी में सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी कोरल रीफ मोंगे की चट्टानें में पाई जाती है। कोरल रीफ मोंगे की चट्टान समुद्री जीव की एनीमोन की बाह्य कंगाल होती है, जिसमें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जीव समुद्र में उस गहराई तक पाए जाते हैं जहाँ पर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो जाता है। इनके मरने के बाद शरीर का अपघटन हो जाता है, लेकिन CaCO3 का अपघटन नहीं हो पाता, क्योंकि धीरे धीरे CaCO3 जमकर चट्टान बना लेते हैं। इस चट्टान में आवास के लिए समुद्र के लिए अन्य जीव भी आते हैं, जैसे समुद्री जैवाल भी शामिल होते हैं। उसके बाद यह शैवाल सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके प्रकाश संश्लेषण करती है और भोजन बनाती है। इस भोजन को खाने के लिए अन्य समुद्री जीव जैसे मछलियाँ, दूसरी सी एनीमोन इस चट्टान पर पाए जाते हैं। एनीमोन के मरते जाने से इस चट्टान की आकृति बढ़ती जाएगी। यह चट्टान समुद्र के अंदर अपना इकोसिस्टम बना लेती है,
जिसमें लगभग 25% समुद्री जातियाँ पाई जाती हैं। एक जगह पर अनेक जातियों के लिए जाने के लिए इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तरह समुद्र के वर्षावन कहते हैं। कोरल रीफ, शैवाल और सी एनीमोन के बीच सहजीवी उदाहरण है। कोरल रीफ, शैवाल और सी एनीमोन के बीच क्या है, सहजीवी उदाहरण का संबंध है। तो सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं, ऐसी जातियाँ जो पूरे विश्व में केवल एक विशेष जगह पाई जाती हैं, जिसे एकेडमिक स्थानीय जाति कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। वर्तमान विश्व में लगभग वनस्पति की 3 लाख जातियाँ खोज ली गई। इसका 0.5% 1500 होता है। ये संकलन 1998 में मेयर ने दिया था। इसके अनुसार एक ऐसे क्षेत्र पर जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसे हॉटस्पॉट कहते हैं। मेयर ने किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहने के लिए 2 शर्तों को आवश्यक बताया है। पहला, उस स्थान की विश्व की लगभग 1500 यानी 0.5% वनस्पति एंडेमिक हो। फिर दूसरा, उस स्थान पर पाई जाने वाली सभी जातियाँ 70% विलुप्त हो चुकी हों। इस आधार पर मेयर ने 25% हॉटस्पॉट देखे, जिनमें से भारत में 2 हैं। वर्तमान में विश्व में 34 हॉटस्पॉट हैं, यह हमें करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। 34 हॉटस्पॉट है, जिनमें से 3 से 4 भारत में, 3 या 4 भारत में। देखो, एक तो पूर्वी हिमालय में है, पहला का है सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट व श्रीलंका में, भारत के देखा जाए। फिर उसके बाद दूसरी पाई जाती है पूर्वी हिमालय में। तीसरा पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और चौथा पाया जाता है इंडो बर्मा यानी इंडो बर्मा म्यांमार। हॉटस्पॉट, विश्व के अधिकांश हॉटस्पॉट उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी के महत्व, बायोडाइवर्सिटी में अनेक जातियाँ आती हैं। जातियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, इकोसिस्टम उतना ही स्थायी होगा। इकोसिस्टम यानी जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक में फूड चेन आती है, जैसे उत्पादक, प्राथमिक उत्पाद, द्वितीयक उत्पाद, व्यक्तिगत उत्पादक। फिर जातियों की संख्या, इकोसिस्टम का स्तर। इकोसिस्टम में पाई जाने वाली ऐसी जातियाँ जो कि इकोसिस्टम में बहुत कम पाई जाती हैं, उनका भी इकोसिस्टम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए सेब या फिर अंजीर के पेड़। उसके बाद इकोसिस्टम में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसका प्रभाव इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में सभी पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अंजीर के पौधे उच्च तापमान के कारण भी गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में बने रहते हैं। इसलिए गर्मियों के दिनों में रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जीव गर्मियों के दिनों में बाहर निकलते जाते हैं। और अतः ऐसी जातियों को जो इकोसिस्टम में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उनका प्रभाव पर व्यापक होता है, ऐसे प्रजातियों को कीस्टोन जाति कहा जाता है। वन्यजीव वाइल्डलाइफ के पर्यावरण संरक्षण के लिए किए गए प्रयास। यूएन ने 1972 में स्वीडन के देश स्टॉकहोम में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन कहा जाता है। ये सम्मेलन 5 से 16 जून के बीच आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की उन्होंने अनेक प्रावधान किए। पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने 5 जून को एक संस्था यानी UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बनाया। इसका मुख्यालय केन्या यानी नैरोबी के शहर में स्थित है। यह जीव के संरक्षण के लिए प्रत्येक देश को घरेलू कानून बनाने होंगे। प्रावधान कारण भारत सरकार ने 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बनाया। इस एक्ट के प्रावधान में भारत सरकार ऐसे क्षेत्र पर जहाँ पर वन्य जीव बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, अतः उन क्षेत्रों में सीमांत उन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। ये कई प्रकार से होते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। भारत का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र पारिस्थितिक जीव आरक्षित क्षेत्र है, लेकिन इसका निर्माण यूनो की एक संस्था UNESCO से बनाया है। वर्तमान भारत में 8 पारिस्थितिक से प्रथम बिहार नीलगिरी केरल तमिलनाडु है। नीलगिरी में केरल तमिलनाडु कर्नाटक क्षेत्र में आता है, ठीक है। उसके बाद भारत में नवमति भारत 2011 में पन्ना मध्य प्रदेश है। अभ्यारण्य में केवल एक ही जीव जाति के जंतु के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में एक जाति के जंतु और एक ही जाति के वनस्पति के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व में सभी जंतु वनस्पति के संरक्षण के साथ साथ उनके पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाता है। इन संरक्षित क्षेत्रों में शिकार, लकड़ी काटना, आवास बनाना आदि पर रोक है। अनुमति के बाद पर्यटकों को सहमति दी जा सकती है।
ऐसा ना करने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। कोई भी राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य घोषित कर सकती है, लेकिन बाद में इस एक्ट में संशोधन किया जा सकता है, जिस कारण अब राज्य सरकार को ऐसा करने से पहले केंद्र सरकार की अनुमति करनी पड़ेगी। स्टॉकहोम सम्मेलन में 20वीं वर्षगांठ बनाने के लिए 1992 में यूएन ने ब्राजील के रियो डे जनेरो में एक सम्मेलन आयोजित किया। रियो डे जनेरो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है। 2 मुख्य भाग है। पहला, सतत विकास की अवधारणा, जिसमें ऐसे विकास पर जोर दिया जाता है वहाँ जहाँ वर्तमान पर्यावरण के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैस के कारण होता है, उस पर नियंत्रण कम करने के लिए यूएन सभी देशों को ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने को कहा है, लेकिन विकसित और विकासशील देशों ने विवाद होने के कारण यह समझौता इस पर पारित नहीं हो सका। 1987 में जापान के क्योटो शहर में ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। रियो सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी कि 20 साल के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कारण 20 साल बाद 2012 में रियो डे जनेरो रियो +20 द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। 1948 में वन्य जीव के संरक्षण के लिए IUCN नामक संस्था बनी, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इस संस्था के द्वारा रेड डाटा बुक प्रकाशित की जाती है। ऐसे वनस्पति और जंतुओं की जाति को रखा जाता है जो विलुप्त हो चुकी है या संकट में हो। रेड डाटा बुक में पिंक ग्रीन के पेज होते हैं। पिंक पेज में रखी जाने वाली संकट जाति अगर विशेष प्रयासों के द्वारा सामान्य स्थिति में आ जाए तो उसे ग्रीन पेज कहा जाता है। ग्रीन पेज में रखी गई सामान्य जाति पर अगर संकट आ जाए तो उन्हें ग्रीन पेज से निकालकर पिंक पेज में रखा जाता है। अर्थात के समय के साथ साथ रेड डाटा बुक पिंक पेज की संख्या बढ़ती गई और जबकि ग्रीन पेज की संख्या कम हो जाती है। IUCN ने वन्य जीव संरक्षण में अपना दायरा बढ़ाने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड नामक कोष बनाया। 1961 में इसी कारण 1961 के बाद IUCN ने जितने भी काम किए वो IUCN की वर्ल्ड वाइड फंड की मिश्रित पार्टनरशिप में किए गए थे। इन दोनों ने मिलकर 1975 में एक समझौता किया, विश्व के सामने रखा, जिसमें वन्य जीव संकट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर रोक लगाई। इस समझौते का नाम साइट्स रखे। भारत में इस समझौते पर 1976 में हस्ताक्षर थे। इस समझौते को प्रभावी रूप से लाने के लिए ट्रैफिक नाम की संख्या 1976 बनाई। इस कार्य में साइट्स पर साइन करने वाले देशों के साथ किए गए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखना है। स्विट्ज़रलैंड 1948 में IUCN बना। इसका नाम क्या? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। फिर स्विट्ज़रलैंड में 1961 से 64 में बने हैं WWF वर्ल्ड वाइड फंड, विश्व वन्य जीव। फिर स्विट्ज़रलैंड 1973 से 75 में बना साइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल स्पीच। फिर कैम्ब्रिज UK में बनी 97 ट्रैफिक, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस और फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, इनकी कंजर्वेशन के लिए। फिर जैव भू रासायनिक प्रक्रिया, इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन चक्र, इसमें कुछ होता है ना, इसको हम अच्छे से करेंगे।